नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक। सीएम ने मंत्रियों संग रामलला के दर्शन किए। 14 प्रस्ताव हुए पास। सभी मेले का खर्च उठाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 भी करीब है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सालों चले राम जन्मभूमि विवाद का फैसला भी 9 नवंबर 2019 को ही रामलला के पक्ष में आया था। आज अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है। आज अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का फैसला किया गया। इसके साथ ही अयोध्या के सभी मेलों का खर्च अब सरकार उठाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास। 75% आरक्षण का प्रावधान। विधान परिषद राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। बीजेपी का है समर्थन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया, जिसे सर्वसहमति से पास करा लिया गया है। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दिया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। वहीं दोस्तों, विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी अपील है कि केंद्र सरकार भी जातीय गणना कराए। उन्होंने केंद्र से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। सदन में सीएम ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। विधेयक में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमने मूर्खता से इनको सीएम बना दिया था, अब गवर्नर काहे नहीं बना देते। जीतन राम मांझी पर हत्थे से उखड़े नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, गुरुवार को बिहार विधानसभा में अजीब नजारा देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर अचानक से गर्म हो गए और उनको खूब खरी खोटी सुना डाली। दरअसल दोस्तों, आरक्षण संशोधन विधेयक में हुए संशोधन पर चर्चा के दौरान यह घटना हुई। जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, जब अपना संबोधन कर रहे थे तो इसी दौरान यह घटना हुई। विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है उस पर मुझे भरोसा नहीं है। मांझी ने कहा कि आरक्षण पर यह 10 साल में समीक्षा की बात कही गई है, लेकिन क्या बिहार सरकार ने आरक्षण की समीक्षा की? आरक्षण का धरातल पर क्या हाल है, सरकार को उसे देखना चाहिए। इतना कहते ही जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और मांझी को जमकर खरी खोटी सुना दी। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में मांझी को तुम और ताम तक कह डाला और कहा कि जीतन राम मांझी गवर्नर बनने के लिए बीजेपी के आगे पीछे घूम रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पराली जलाने वालों पर हरियाणा सरकार हुई सख्त, वसूला 32 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, दिल्ली की हवा में इन दिनों प्रदूषण का हाल बेहाल है। दिल्ली के अलावा उत्तर पश्चिम के कई राज्य वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। इसका जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में पराली बताई जा रही है। राजस्थान के भिवाड़ी में भी आज सुबह 459 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जो हरियाणा के किसी भी जिले में गंभीर श्रेणी का है। फरीदाबाद, जिंद, कैथल, सोनीपत सभी में एक्यूआई 400 के पार मापा गया, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से हवा दिल्ली की तरफ आती है, जिससे दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर में आ जाता है। यानी कि दोस्तों, दिल्ली के प्रदूषण के लिए इन राज्यों में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार माना जाता है। इसी के चलते हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को कहा कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इसमें पराली जलाने वालों के खिलाफ 1256 चालान जारी किए हैं और 32 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है और साथ ही 72 एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के बयान के बाद धारा बढ़ाई, गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। जी हां दोस्तों, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वारदात के 8वें दिन पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धारा यानी कि 376D बढ़ाई है। 1 नवंबर की आधी रात के बाद कैंपस में हुई इस वारदात में शुरुआती एफआईआर के मुताबिक बुलेट पर आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाया। तब धारा 354B
बीबी यानी कपड़े उतरवाना और 509 धमकी देने की धारा में केस दर्ज हुआ था। वहीं दोस्तों अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को छात्रा का बयान पुलिस ने दर्ज किया। इसके बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए। इसके बाद केस में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई है। सामूहिक दुष्कर्म की धारा जुड़ने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच लंका एसएचओ शिवाकांत मिश्रा को सौंप दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जज हुए नियुक्त, कॉलेजियम ने दी थी सिफारिश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 3 नए जज नियुक्त किए गए। इसी के साथ अब कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन जजों की पदोन्नति की घोषणा की। ये 3 नए जज दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आंगिस्टन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 23 साल पुराने मामले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया प्रोटेक्शन। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने 23 साल पुराने आपराधिक मामले में वाराणसी की सांसद विधायक अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को गुरुवार को संरक्षण प्रदान किया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर जमानती वारंट रद्द कराने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को 5 सप्ताह के भीतर विशेष न्यायाधीश वाराणसी की अदालत से संपर्क करने को कहा है। दोस्तों मामला तब सुनवाई के लिए आया जब रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुबह इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। दरअसल दोस्तों यह मामला वर्ष 2000 का है। रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन पर वाराणसी में सनवासिनी मामले में कांग्रेस नेताओं को कथित रूप से झूठा फंसाए जाने के विरोध में हंगामा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर भी रोक, AQI 440, एक हफ्ते तक जहरीली हवा से राहत नहीं, सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ओला उबर सहित ऐप बेस्ड दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड ऐप बेस्ड टैक्सियां चलेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि दिल्ली NCR में अगले 5 से 6 दिन तक एयर क्वालिटी गंभीर बनी रहेगी। प्रदूषण से राहत की कोई संभावना नहीं है। गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 440 दर्ज किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक दिल्ली से सटे शहरों की हवा भी जहरीली है। ग्रेटर नोएडा में आज AQI 450, फरीदाबाद में 413, गाजियाबाद में 369, गुरुग्राम में 396 और नोएडा में 394 दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसद विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस जल्द निपटाएं, सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच बने, ट्रायल कोर्ट में दुर्लभ मामलों को छोड़कर सुनवाई स्थगित नहीं होगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांसदों विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस पर जल्द फैसला लेने वाली याचिका पर सुनवाई की। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों को कई नए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित की जाए। साथ ही निचली अदालतें सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान ले। साथ ही दोस्तों कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केस में निचली अदालतों को एक जैसा दिशा निर्देश देना मुश्किल होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PM मोदी की बात हर महिला की आवाज, स्मृति ईरानी बोली, नीतीश के बयान से विपक्षी गठबंधन की मानसिकता आई सामने। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि बिहार के CM नीतीश कुमार की विधानसभा में अभद्र टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान हर भारतीय और विशेष तौर से हर भारतीय महिला के मन की आवाज है। ईरानी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान और निंदनीय मुद्रा उनके बगल में बैठे सहयोगियों और विपक्षी गठबंधन इंडिया की अश्लीलता और अपवित्रता मानसिकता को दिखाती है। आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी के एक भी नेता ने नीतीश के बयान की कड़ी निंदा नहीं की। स्मृति ईरानी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसे सज्जन को बिहार में सरकार चलानी चाहिए? यह सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। महिलाओं के नेतृत्व वाली कुछ गठबंधन पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। अन्य पार्टियां जो महिलाओं की मुक्ति के लिए बोलती हैं उन्हें भी चुप्पी साध ली है। इसके अलावा पूरे लिबरल इकोसिस्टम में जानबूझकर एक चुप्पी है। ईरानी ने कहा कि नीतीश कुमार विधानसभा के पटल पर ऐसा बोल सकते हैं और माफी मांगकर बच सकते हैं। इससे पता चलता है कि विपक्ष महिलाओं को किस तरह से देखता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, विनोद वर्मा बोले माफी मांगे नहीं तो मुकदमा झेले, ईडी बीजेपी की जासूसी एजेंसी। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने आज ईडी को बीजेपी की जासूसी कराने वाली एजेंसी बताया। विनोद वर्मा ने कहा कि महादेव ऐप के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मेरे वकील भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता, सिद्धार्थ सिंह और अनुराग अग्रवाल को नोटिस किया है। हम इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर लगातार
लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों में अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव ऐप को लेकर पैसों के लेन देन का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ईडी की रेड में पकड़े गए गाड़ी को लेकर भाजपा पर हमलावर है। दोस्तों, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश भाजपा कर रही है, माफी मांगे या फिर वह मुकदमा झेले। इसके साथ महादेव ऐप की जांच को लेकर भी चर्चा की और कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा गया कि अब तक 72 मामले दर्ज किए गए हैं और 449 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 143 अंक की गिरावट के साथ 64,832 पर बंद। निफ्टी भी 48 अंक फिसला। आईटी और बैंकिंग शेयर्स टूटे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 143 अंकों की गिरावट के साथ 64,832 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 48 अंकों की गिरावट रही। यह 19,395 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल और कोल इंडिया रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अडानी पोर्ट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। धनतेरस पर देश भर में 50,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। चीन को लगी 1 लाख करोड़ रुपए की चपत। जी हां दोस्तों, धनतेरस के मौके पर देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। धनतेरस के मौके पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं, जिसके लिए कारोबारियों ने जमकर तैयारी कर ली है। शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है, लेकिन बाजार में गुरुवार 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर दिवाली तक धूम रहने वाली है। ट्रेडर्स की माने तो इस दिवाली बाजार में लोकल फॉर वोकल को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिसके चलते चीन को करीब 1 लाख करोड़ के कारोबार का झटका लग सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जवान की सक्सेस का क्रेडिट ना मिलने से नाराज हुई नयनतारा, अब नहीं करेगी बॉलीवुड फिल्में। साउथ फिल्म मेकर बोले वो लेडी सुपरस्टार, लेकिन क्रेडिट शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को मिला। जी हां दोस्तों, साउथ में लेडी सुपरस्टार नाम से पहचानी जाने वाली नयनतारा ने इस साल फिल्म जवान से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद वो इस डेब्यू से खुश नहीं है। ये उनके लिए एक बड़ी फिल्म थी। हालांकि फिल्म की कामयाबी का क्रेडिट अकेले शाहरुख खान को दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे नयनतारा शाहरुख की ही नहीं बल्कि शाहरुख दीपिका की फिल्म कह रहे हैं। दोस्तों खबरें हैं कि इस बात से नाराज नयनतारा अब हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट में नाम न लिए बिना साउथ के बड़े फिल्म मेकर के हवाले से लिखा है कि तमिल सिनेमा में हीरो और फैंस नयनतारा की पूजा करते हैं। तमिलनाडु में उसे लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। नयनतारा के फैंस जवान में उनका छोटा सा रोल देकर बेहद उदास हैं। नयनतारा भी इससे काफी नाराज है। वो भी यही सोच रही है कि आखिर उनका फिल्म में क्या रोल था। उसे जवान के लिए जो रोल दिया गया था ये वो बिल्कुल नहीं था। फिल्म जवान शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म होने वाली थी, लेकिन ये शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म कही जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने गुरुवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग CIC के गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द करने के आदेश पर समीक्षा करने की अपील की थी। इससे पहले न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने समीक्षा याचिका को लेकर 30 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 31 मार्च को जस्टिस वैष्णव ने CIC के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया था जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को RTI के तहत अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्रियां जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। स्पेन में 14 पाकिस्तानी हुए गिरफ्तार, आतंक फैलाने का है आरोप, संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भी भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, स्पेन में पुलिस ने पाकिस्तानी मूल के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे संदिग्ध जिहादी नेटवर्क बताया जा रहा है। यूरो वीकली न्यूज के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद स्पेन में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान ये गिरफ्तारियां हुई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें ये ऑनलाइन जिहादी मैसेज और कट्टरता फैलाते थे। पिछले महीने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। द यूरोपियन कंजर्वेटिव के पत्रकार डेविड एंथरटन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये 14 लोग पाकिस्तान के एक इस्लामी चरमपंथी राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TLP से जुड़े हुए हैं। TLP पाकिस्तान में 2015 में स्थापित एक धार्मिक राजनीतिक संगठन है जो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद की शानदार रखवाला बताता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान बस की रेलिंग से गिरे तेलंगाना के मंत्री केटीआर, सामने आया वीडियो भी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर एक हादसे का शिकार हो गए। वह चुनाव प्रचार के लिए एक बस से रोड शो कर रहे थे। इस दौरान वह अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बस की छत से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान अचानक बस के ब्रेक लगने से केटीआर और अन्य का संतुलन बिगड़ा और वे वाहन से गिर गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बस की रेलिंग टूट गई। इससे केटीआर, सुरेश रेड्डी और जीवन रेड्डी का संतुलन बिगड़ गया था। हालांकि इस घटना में केटीआर को किसी तरह की चोट नहीं आई है, लेकिन राज्यसभा सांसद सुरेश रेड्डी वाहन से सड़क पर जा गिरे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले कांग्रेस को 100 साल तक तरसाएंगे। नीमच में कहा इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के सतना, छतरपुर और नीमच में चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। नीमच में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक तरफ भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया, वहीं दूसरी तरफ भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया था। नीमच से पहले छतरपुर की सभा में बोले कि कांग्रेस नहीं चाहती कि भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। इन्हें 100 साल तक तरसाइए, सत्ता के लिए तरसाकर सजा दीजिए। इससे पहले सतना की चुनावी सभा में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में जिस भक्ति से हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जिन्हें घर पीएम आवास नहीं मिले, उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। 3 दिसंबर को सरकार वापसी पर पीएम आवास का काम तेजी से शुरू होगा। ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 60,000 और चांदी 70,000 पर आई। कैरेट के हिसाब से जान लीजिए कीमतें। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 423 रुपए गिरकर 60,117 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,088 रुपए पर आ गई है। वहीं दोस्तों इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में भी आज मामूली गिरावट देखने को मिली। ये 109 रुपए फिसलकर 17,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले यह 17,209 पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में दिवाली पर पटाखे जलाने की टाइम हुई फिक्स, सीएम एकनाथ शिंदे की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को राज्य में प्रदूषण की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में बृहन मुंबई नगर पालिका यानी कि BMC के आयुक्त इकबाल सिंह चाहल भी मौजूद थे। BMC आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सीएम शिंदे ने BMC और पुलिस प्रशासन को खास निर्देश दिए। दिवाली के दिन मुंबई में शाम 7 से 10 बजे तक केवल लोगों को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहेगा। बॉम्बे कोर्ट द्वारा दिए गए 4 दिन के समय में अब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 170 से 133 तक आया है। अगर 4 दिन बाद प्रदूषण सामान्य नहीं होता है तो उन इमारतों पर कार्रवाई होगी जो काम बंद नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने एक भी नियम का पालन नहीं किया है। सभी निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे, केवल उन इमारतों का काम रोका जाएगा जो नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा घूसकांड, एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट को दी मंजूरी। 6 सदस्य समर्थन में थे तो 4 ने विरोध किया। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में एथिक्स कमेटी ने जांच रिपोर्ट मंजूर कर ली है। संसद की एथिक्स कमेटी ने गुरुवार को मीटिंग की। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद शामिल थे। मीटिंग में चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर ने जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के समर्थन में कमेटी के 6 सदस्यों ने वोटिंग की, जबकि 4 सदस्यों ने इसका विरोध किया। कमेटी ने आज की मीटिंग में महुआ मोइत्रा को भी शाम 4 बजे पेश होने को कहा था। हालांकि मोइत्रा कमेटी के सामने पेश नहीं हुई। एथिक्स कमेटी की कंपोजिशन के मुताबिक बहुमत NDA का है। कमेटी में चेयरमैन समेत कुल 15 सदस्य हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय शेयर बाजार NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं NSE का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।